हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में लिख के बता दिया था आप लोगों को कई दिन पहले कि आज का जो सेशन होने वाला है, यानी कि एक वीडियो फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। क्योंकि जब मैंने पोल क्रिएट किया था तो मुझे पता चला कि अराउंड 70% स्टूडेंट्स जो हैं 60 to 70% जो हैं उस पोल के अकॉर्डिंग वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और 30% के अराउंड स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो कैसे स्टार्ट करें आईआईटी जैम की प्रिपरेशन। और बहुत सारे उनके अंदर डाउट्स हैं जो वो पूछते हैं और मैं बता नहीं पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना के उन सभी डाउट्स के जो प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस हैं वो मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आईआईटी जैम के बारे में क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको आईआईटी जैम है क्या। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ तैयारी स्टार्ट कर दें और आपको पता ही नहीं चले कि यार आईआईटी जैम कुछ और था। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर हम बताएंगे आपको कि क्यों आपको आईआईटी जैम देना चाहिए, क्यों आपको आईआईटी जैम देना चाहिए, इस एग्जाम से आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तीसरा हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। चाहे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद के आप उसको फिजिकल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इजीली सारे सब्जेक्ट्स की और सारे राइटर्स की बुक मिल जाएगी आपको, तो वो मैं बताऊंगा आपको। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपको रैंकिंग है, कितनी रैंक अगर आप स्कोर करते हैं तो एटलीस्ट आपका जो एडमिशन होता है, जो आपका टारगेट होना चाहिए। बेसिकली इन समरी में आपको बताऊंगा कि कितना टारगेट आपको लेके चलना है। वो जरूरी नहीं कि उतना ही टारगेट आप वो करें, आप उससे बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी सवालों के जो जवाब है ना, और क्या आपका इफेक्टिव वे होना चाहिए प्रिपरेशन का, क्योंकि आपको साथ ही साथ आपकी बैचलर्स को भी संभालना है। तो ऐसा कौन सा तरीका आप अपनाएं जिससे कि बैचलर्स भी सही तरीके से चलता रहे, आपके बैचलर्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपका जैम में भी अच्छा रैंक आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैम का एग्जाम है क्या। तो देखिए, जैम का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी या मास्टर्स। अब इसका नाम फॉर मास्टर्स कर दिया गया है, अब पहले एमएससी होता था। तो बेसिकली जैसा कि इसका नाम है, ये एक एडमिशन टेस्ट है जो कि एमएससी में एडमिशन देगा। कहाँ पर? आईआईटीज में। आईआईटीज आप लोग अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने जेई वगैरह का तैयारी किया है उनको पता है, आईआईटी जेई एडवांस के थ्रू आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया की सबसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में से एक होती हैं, तो आईआईटीज में आपको एमएससी में एडमिशन मिलता है आईआईटी जैम से। इसकी कुछ एलिजिबिलिटीज भी होती हैं जो कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपको एलिजिबिलिटी पता होगा तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे और आपको वो पॉइंट्स रखने पड़ेंगे ध्यान। देखिए, सबसे पहले आपकी कोई भी बैचलर्स का स्टूडेंट दे सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ बीएससी ऑनर्स वाला दे सकता है या बीएससी पास वाला दे सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी बैचलर्स डिग्री वाला जो है वो इस एग्जाम को दे सकता है। कोई भी बैचलर्स डिग्री का मतलब क्या हो गया? बीएससी होगा, बीएससी ऑनर्स होगा, बीएससी जनरल भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, बीएससी पास भी होता है एक, या अगर आपके पास बीई का डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीटेक का डिग्री है, कोई सा भी बैचलर का डिग्री है आपके पास, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं इजीली। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि आपकी मिला के 55% एग्रीगेट भी होनी चाहिए। अगर आप बीई बीटेक में हैं तो 4 इयर्स का एग्रीगेट होना चाहिए, अगर आप बीएससी में हैं, बीएससी ऑनर्स में हैं, तो 3 इयर्स का एग्रीगेट होना चाहिए। तो ध्यान रहे, आपकी परसेंटेज भी मैटर करती है यहाँ पर। अगर आपकी भले ही आपकी रैंक अच्छी हो आईआईटी जैम में, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी तो आपको एडमिशन ऑफर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी रैंक जो है वो 50 है, ऑल इंडिया रैंक 50 है, जो कि सबसे बेस्ट रैंक मानी जाती है, और आपको एडमिशन आईआईटी कानपुर में लेना है, तो ध्यान रहे ये तो आपने आईआईटी जैम में क्रैक किया। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया ये भी है कि आपकी बीएससी या जो भी आपकी डिग्री है बैचलर्स की, उसमें 55% भी होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये भी मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप सीजीपीए में आपका कॉलेज ये करता है तो 6 सीजीपीए के आसपास आप इसको रखिए, 6 सीजीपीए या 55%। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो मतलब एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ 50% चाहिए या 5.5 सीजीपीए चाहिए। तो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज नहीं है तो आपका एडमिशन ऑफर नहीं होगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें 2-3 चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अटेम्प्ट कितने भी दे सकते हैं आप, अटेम्प्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है कि भाई 22 साल वाला ही देगा या 23 साल वाला ही देगा, कोई एज लिमिट नहीं है।
तीसरी चीज एक और, आप इसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर्स में दे सकते हैं। जैसे कि अभी आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आपको बस ऐसे ही एक बार लेवल चेक करना है कि यार मैं दे के देखता हूँ कि मेरे कुछ मार्क्स आते भी हैं या नहीं, तो आप फरवरी वाला एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं ऑलरेडी, और मे बी परसों तक ये फॉर्म्स बंद भी हो जाएंगे, 12 या 13 तारीख तक अक्टूबर में, तो आप लोग फर्स्ट ईयर वाले तो इसे भूल ही जाएं। लेकिन जो लोग सेकंड ईयर में, उनको ट्राई करना है एक बार कि यार मैं देख लेता हूं मैं कितना मैंने प्रिपरेशन कर लिया है या कुछ आता है मेरे को, जो भी आपके अंदर नॉलेज है आप चेक करना चाहते हैं कि IIT JAM के लेवल में कर पा रहा हूं या नहीं, तो आप फॉर्म जरूर भर लीजिए। हाँ, 1500 आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जाएगी इफ़ यू आर अ जनरल कैंडिडेट, और 750 जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो ये मैंने एलिजिबिलिटी बता दी, रेस्ट्रिक्शन बता दिया, कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इजीली इसको कितनी बार भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप हर साल IIT JAM में ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। तो अब मैं दूसरे पॉइंट पे बढ़ता हूं, जो कि मेरा दूसरा पॉइंट था कि आपको IIT JAM क्यों देना है। देखिए, IIT JAM देने से बहुत सारे फायदे खुलते हैं। जैसे आपका जो अभी लोकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, लोकल इट मीन्स कि वहां पर बेसिकली वो एक ऑटोनॉमस नहीं है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये लोकल कहने का मतलब ये है कि वो ऑटोनॉमस नहीं है। तो जो अभी आपका लोकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो कि एक IIT के तरह नहीं होगा। जैसे कि आपकी लैब सेटअप हो गया, ठीक है, लैब सेटअप अच्छा नहीं हो सकता है। मे बी आपके कॉलेज में होगा, तो ज़रूरी नहीं कि आप IIT JAM में बैठ के MSc करिए, आप अपने कॉलेज से भी MSc कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, IIT में जाने से कुछ अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है जो बैचलर्स में उनको दिक्कत होती है, ठीक है। अब उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तो हो सकता है कि लैब इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं हो, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट्स में आपका दिमाग चलता है, तो आप IIT में जाने के बारे में सोचें, क्योंकि IITs में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके लैब बनाई जाती है। तो लैब सेटअप अच्छा नहीं होगा, हो सकता है, मैं ये रीजंस बता रहा हूँ कि आपको क्यों देना चाहिए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जो फैकल्टी होगा, फैकल्टी का प्रोफाइल उतना बढ़िया नहीं होगा। फैकल्टी का प्रोफाइल मीन्स हो सकता है क्योंकि लोकल यूनिवर्सिटी कॉलेज में अभी तक 2020 तक MSc करके जो आएंगे वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं विद CSIR नेट, उनको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन आप IITs में जाओगे तो विदाउट PhD कोई नहीं होता है, विदाउट PhD वहाँ कोई नहीं होता है। और क्योंकि PhD वो करके आया रहता है, तो एक रिसर्च एक्सपोजर उनके पास ज़्यादा होता है, रिसर्च का जो क्राइटेरिया है उनके पास ज़्यादा होता है। फिर तीसरा ये भी एक रीज़न है कि जो फैकल्टी आपके वहाँ है वो रिसर्च में इन्वॉल्व ना हो, रिसर्च नहीं कर रहे हों। तो जो फैकल्टी रिसर्च नहीं कर रही होती है वो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि उनका इंडेक्स वगैरह बहुत कम होता है, तो वो अच्छी तरीके से किसी एक नॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन रिसर्च में हर किसी को एक्टिव ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी कॉलेज का हो या IIT का हो या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्यों ना हो। तो रिसर्च में तो उसको इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए। चौथी चीज़ ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स और भी होंगे, जैसे कि कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि एक क्लासेस में 70 to 80% स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, यानी 70 to 80 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा होंगे ही, कुछ कॉलेज ऐसे हैं हमारे इंडिया में, तो ध्यान रहे। लेकिन IITs में ये फिक्स्ड होती है, मैक्स टू मैक्स 40 सीट्स होती हैं, किसी में तो 30 ही सीट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक तरीके से आपको एक ये भी होता है कि कंपटीशन कम होता है। अगर आप 70 to 80 स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा यही चल रहा होता है कि मुझे इससे ज़्यादा नंबर लाना है, इससे ज़्यादा नंबर लाना है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट कम कर देंगे तो कंपटीशन फिर कम हो जाता है, फिर स्टूडेंट सोचता है कि यार ये भी है, ये भी, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके कॉलेज में जो कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये कुछ 3 to 4 हैं जो कॉमन होते हैं, जो स्टूडेंट्स बताते हैं जनरली। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए और अपने फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि बेसिकली हम फिजिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो फिजिक्स को बढ़ाने के लिए, फिजिक्स का जो नॉलेज है उसे आप और गेन करना चाहते हैं सही तरीके से, तो आप IITs में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप IIT JAM से सिर्फ IITs में जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि IIT JAM के स्कोर को लेते हैं और इंटरव्यू करने के बाद उनको इंटीग्रेटेड PhD एक कोर्स होता है हमारे यहाँ, इंटीग्रेटेड PhD, जो कि 6 ईयर्स का होता है कंबाइंड। इसमें आपको MSc की डिग्री और PhD की डिग्री दोनों एक ही साथ मिल जाती है 6 ईयर्स काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद। लेकिन आप बीच में छोड़ नहीं सकते। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अब ये नया प्रोविज़न ला रहे हैं कि आप 3 ईयर्स MSc करके छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 ईयर MSc करके छोड़ना ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं है, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। बेटर है कि आप इसको आगे कंटिन्यू करिए और 6 ईयर्स के बाद दोनों डिग्री आप कंबाइन लीजिए। ये कहाँ होंगे? ये होते हैं आइजर्स में। आई होप कि आपने इनके नाम सुने होंगे। आइजर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च,
ये हमारे पास 6 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। एक है पुणे में, एक है मोहाली पंजाब में, फिर एक है हमारे पास बरहामपुर जो कि ओडिशा के अंदर आता है, फिर एक है हमारे पास कोलकाता वेस्ट बंगाल में, फिर एक है हमारे पास आपके पास भोपाल हो गया मध्य प्रदेश में, और एक होता है तिरुवनंतपुरम में, और एक है तिरुपति में आंध्र प्रदेश में। तो बेसिकली हमारे पास 7 इंस्टीट्यूट्स हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आइजर्स हैं और इन सभी में ये इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स है। आप आइजर भोपाल को छोड़ के, क्योंकि आइजर भोपाल में जो है जेस्ट के थ्रू होता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये एग्जाम कैसे आपको क्रैक करना है, तो आइजर भोपाल को छोड़ के बाकी 6 इंस्टीट्यूट्स में आप जैम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जो आईआईटी जैम का एग्जाम है, और उनको अप्लाई करने के लिए आपकी रैंक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और जब आप अप्लाई कर दोगे तो इन 6 के 6 आइजर्स आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, और इंटरव्यू में अगर आप अच्छा करते हैं तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है। तो आईआईटी जैम से आपका सेकंड अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली आईआईटीज बट आइजर्स में भी खुल जाते हैं। फिर आपका एक और इंस्टीट्यूट है नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है ओडिशा। तो ये भी जैम के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट करने का मौका देता है। तो जैम के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, जैम के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद आपके लिए होगा अगर आप जैम में बैठते हैं। मैंने आपको रीजंस बता दिए क्यों देना चाहिए, बता दिया क्या होता है एलिजिबिलिटी एंड सब कुछ। अब हम बात करते हैं कि सर बुक्स के बारे में बताइए हमें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे ज़्यादा ही टफेस्ट टास्क है आप लोगों के लिए वो है कि सर बुक सर्च कैसे करें। बुक, क्योंकि आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, मेरे ख्याल से हज़ारों वेबसाइट्स खुल के आती हैं और फिर आप हर वेबसाइट्स पे कुछ ना कुछ अलग अलग बातें लिखी होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही बारी में मैं आपको सारे बुक्स का नाम बता रहा हूँ, और ये बुक्स ज़रूरी नहीं कि यही बुक्स आप फॉलो करें, मैं आपको 2-2 3-3 बुक्स बताऊँगा। आपको सबसे पहले देखिए, अब आजकल है डिजिटल का ज़माना है, आप इन बुक्स को पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए। एक एक चैप्टर तीनों ही किताबों से आप स्टार्ट करिए। पहले आपको देखना है कौन सी बुक से मेरे को वो चैप्टर इजीली समझ में आया है और मैं उसके प्रॉब्लम्स कर पा रहा हूँ। अभी क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके पास फुल टाइम है, बहुत ज़्यादा ही टाइम है। आपके पास ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है कि आप फाइनल ईयर में हैं, मुझे और भी कुछ सोचना है, आप फ्रीली कुछ कर सकते हैं। तो मैं जो बुक्स बताऊंगा, 2-2 3-3 बुक्स बताऊंगा आपको, उनमें तीनों को ही डाउनलोड करना है, दोनों को ही डाउनलोड करना है। मैं लिंक्स बताऊंगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और उन्हीं किसी 2 बुक में से, दोनों बुक में से पहले आप इसमें से एक चैप्टर को करने की कोशिश करिए, इसमें से फिर दूसरे किताब से करने की कोशिश करिए। ये देखिए कौन सी किताब से आप जल्दी समझ पा रहे थे, ईजी लैंग्वेज किसकी है, क्योंकि हर किसी के लिए किसी एक पर्टिकुलर किताब को समझना अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर में समझ में आता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी किताब मैं बताऊंगा आपको दोनों ही किताबों से या तीनों ही किताबों से एक ही चैप्टर करना है, ज़्यादा आगे नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आप उन दोनों ही किताबों से एक एक चैप्टर बहुत जल्दी कर लेंगे, जिससे कि आपका आइडिया लग जाएगा, हाँ यार ये चीज़ समझ में आ रही है, तो ये बुक मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है। तो फिर आप उसको फिजिकल फॉर्मेट में मंगवा भी सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जो भी मैं बुक बताता हूँ वो बुक मैं इसलिए 2-2 3 बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने 2-2 3 बुक बता दिया। 2-2 3 बुक मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात की है। तो किसी एक स्टूडेंट ने कोई एक ही किताब नहीं पकड़ी हुई है, उन्होंने बहुत सारी किताबों को पकड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं उन सभी किताबों का नाम बता देता हूँ, फिर आपका काम है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट सुटेबल होगी, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट्स हैं आपके साथ, सिलेबस आई होप कि होगा, अगर नहीं है सिलेबस नहीं है आप लोगों के पास जैम का, तो देखिए वेबसाइट देखिए कहाँ से करना है, jam.iisc.ac.in। यहाँ पर आप जाएंगे, गूगल पे लिख लीजिए ये वेबसाइट। तो ये क्या है, jam.iisc.ac.in। ये जो वेबसाइट है ये जैम 2021 के लिए वेबसाइट है ये, लेकिन सिलेबस नहीं चेंज होता, हर साल सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट पर जाके तो नीचे ही होता है, तो फिजिक्स का आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं? 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स का, जो कि आपको सिलेबस में दिखा हुआ मिलेगा मैथमेटिकल मैथड्स के नाम से। तो मैं भी मैथमेटिकल मैथड्स ही लिख लेता हूँ। तो ये पहला सब्जेक्ट है मेरे पास, फर्स्ट मैथमेटिकल मैथड्स। इसके जो डेडिकेटेड सिलेबस है आप देख लेंगे, लेकिन मैं उस पूरे सिलेबस जो आपको जो किताब में मिलने वाली है, मैं वो कुछ किताबें बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली किताब है HK दास की। आई होप कि आप लोगों ने सुना ही होगा ये किताब, जिस किताब का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, HK दास मैथमेटिकल फिजिक्स। दूसरी किताब है आपके पास इरविन
इरविन क्रिस्जिग, इरविन क्रिस्जिग, ठीक है, इरविन क्रिस्जिग। ये किताब होती है एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फिर एक किताब आती है एमएल बॉयस की, एमएल बॉयस, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिसिस्ट, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिसिस्ट, ठीक है। और एक किताब आती है आपकी बीएस ग्रेवाल की, ये किताब मैं हमेशा बताया हुआ आया हूं, बीएस ग्रेवाल की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये चार किताबें हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आपको, जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। अब देखिए, ये नहीं कि आप चारों ही किताबों को एक टाइम पे करें, पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, चारों किताबों की पीडीएफ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। कहाँ से करना है, मैं आपको छोटा सा टाइम लेके मैं आपको बता देता हूँ। एक वेबसाइट है, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, मैं नीचे वैसे कि लिख भी दूंगा नीचे। एक वेबसाइट है libgen.is, ये वेबसाइट है libgen.is। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे और जो भी आपका ऑथर जो मैंने बताया है ऊपर, अगर आपको समझ में नहीं आया स्पेलिंग क्या है तो मैं नीचे लिख दूंगा पूरे डिस्क्रिप्शन में इन सभी का स्पेलिंग। आप करेक्टली वही चीज वहां डालिए और सर्च करिए और लेटेस्ट एडिशन सिलेक्ट करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर दिक्कत आ रही है आप मुझे बता सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको स्टेप्स बता दूंगा दोबारा, लेकिन बहुत ही ईजी है। आप इतने बड़े जरूर हो गए होंगे कि आप इजीली एक वेबसाइट पर जाके बुक डाउनलोड कर लें। तो ये हो गया आपका वेबसाइट जहाँ से आपको बुक डाउनलोड करनी है, मैथमेटिकल मेथड्स का हो गया। इसमें से कोई ये मत बोलिए कि सर इसमें से कौन सी बेस्ट है, चारों के चारों ही बेस्ट हैं। इवन एक और 5th किताब है, लेकिन मैं वो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो हायर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया वो ये 4 किताब है। तो चारों के चारों बेस्ट हैं, सब के सब इक्वली बेस्ट हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपको इजी लगा समझने में। आप कोई एक टॉपिक उठा लीजिए सिलेबस से, जैसे कि वेक्टर कैलकुलस हो गया आपका, वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, आपको देखना है कौन सी किताब से आप इजीली समझ पाए हैं और किस किताब में आपको लग रहा है कि इस किताब में प्रॉब्लम्स अच्छे हैं। प्रॉब्लम्स अच्छे कहने का मतलब है लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, क्योंकि जैम में कभी कभी ऐसा होता है कि लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसलिए ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरे सब्जेक्ट पे हम बढ़ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएमटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके लिए जो किताबें हैं, एक किताब है डीजे ग्रिफिथ की, डीजे ग्रिफिथ की किताब है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से आती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और एक किताब है ई.एम. पुर्सेल की किताब आती है, ई.एम. पुर्सेल, ये भी आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के नाम से आती है, जो कि बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये 2 किताबें हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए, जो कि काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कभी बढ़ते हैं आगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फिर मैं अल्टीमेटली लास्ट में कुछ बुक बताऊंगा जिससे कि आप प्रॉब्लम्स भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2 किताब में से आपको ये किताब आपके हिसाब से जो वही चीज़ बता रहा हूँ वो सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास, थर्मल फिजिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसके लिए आपको क्या करनी है, 3 किताब, इसके लिए 2 किताब इसके लिए भी है। पहला है ज़ेमान्स्की की किताब, अगर आपने सुनी है काफ़ी अच्छी बात है, ज़ेमान्स्की एंड सीयर्स या डिटमेंट, ये किताब है। दूसरी किताब है आपके पास, एक है गर्ग एंड बंसल की किताब होती है, गर्ग बंसल। और एक किताब होगी आपके पास ब्लंडेल एंड ब्लंडेल की, ब्लंडेल एंड ब्लंडेल। ये किताब देखिए, इसमें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सब कुछ है। थर्मोडायनेमिक्स जो पहली किताब मैं बोला ज़ेमान्स्की में थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सब कुछ है जो आपको चाहिए। गर्ग एंड बंसल में भी आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन किताब है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होगा। ब्लंडल में इसमें थर्मल फिजिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की डेडिकेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप एफ रीफ करके किताब आती है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 4 किताबें हैं, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो तो आगे अपना रिसर्च करना चाहता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही, तो एफ रीफ की किताब उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ये 4 किताबें हैं, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सेम वही प्रोसेस करना है, पैसे नहीं लग रहे हैं आप लोगों के। आप सभी बुक्स को पहले PDF डाउनलोड कर लीजिए, टाइम बहुत है, कोई एक यूनिट उठा लीजिए और उसे
समझिए कहाँ से आपको आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइन कर देता हूं मैं इसमें, क्योंकि ये पूरी एक सब्जेक्ट के नाम से आता है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट किताब है वो है एशक्रॉफ्ट। एशक्रॉफ्ट। दूसरी किताब है किटल, चार्ल्स किटल की। तीसरी किताब आती है एक पुरी एंड बब्बर की, जो कि एक इंडियन ऑथर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक किताब आती है मालविनो की, ठीक है। और एक किताब आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वी के गुप्ता है आई थिंक, हाँ। ये 5 किताबें हैं इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आपको ऊपर से 3 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, कोई एक सेलेक्ट करना है आपको ऊपर के 3 में से। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये दोनों ही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोनों ही चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपका क्लास 12th के लेवल का आता है, तो अगर आपने क्लास 12th में वो बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ गेट्स और ट्रुथ टेबल्स वगैरह अच्छी तरीके से किए होंगे, बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना सीख लिया होगा, तो आपका आसान हो जाएगा ये चीज़। तो ये सॉलिड स्टेट इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिक्स का। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होगा वो मैकेनिक्स का होगा, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी में फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है, जनरल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है क्लैपनर की, क्लैपनर एंड कॉलिनकोव। अब आप बोलेंगे सर ये टफ लग रही है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बोलेंगे टफ लग रही है। बेटा देख, सुनो मेरी बात, यहाँ पर कोई भी चीज़ आसान नहीं आने वाली, और आसान कोई चीज़ होती नहीं है, आप उसको टफ लेके ही चलो। एग्जाम कभी भी कोई आसान नहीं होता, और आसान चीज़ को क्रैक करने के लिए मुश्किल चीज़ को क्रैक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अगर आपको ये किताब नहीं समझ में आ रही, रीज़न क्या होगा कि आपने 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो आप 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कर लीजिए। हेलिडे रेसनिक की किताब आती है, HC वर्मा सर की किताब आती है, उनमें से क्लियर कर लीजिए। टाइम बहुत है, टाइम बढ़ाइए अपने स्टडी का, सब कुछ हो सकता है। सेकेंड किताब आप फॉलो कर सकते हैं, मैकेनिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक इंडियन ऑथर की किताब है DS माथुर की, जिसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मॉडर्न फिजिक्स, एक सब्जेक्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स आते हैं मेरे पास, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स, एक होता है एटॉमिक फिजिक्स, और एक होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए 2 किताबें हैं, एक है DJ ग्रिफिथ की फिर से, और एक किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जेटिली की, ZETTILI, जेटिली, ठीक है। और एक किताब है HC वर्मा क्वांटम फिजिक्स। मैं आपको क्या बताऊंगा, तीनों ही किताब ले लीजिए, तीनों ही किताबों को आपके पास रखनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले आप शुरू करिए, अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स कुछ भी नहीं आता, जीरो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए पढ़ना HC वर्मा। हालांकि मेरे कुछ लेक्चर्स भी हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो HC वर्मा क्वांटम फिजिक्स के साथ आप स्टार्ट करिए, उसके बाद आप सीधा जंप कर जाइए जेटिली के ऊपर। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं जेटिली में, डायरेक्ट आपके जैम में भी आए हुए हैं कई बार। तो जेटिली बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। और ग्रिफिथ को आप प्रॉब्लम्स के लिए रख लीजिए, जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स कम पड़ रहे हैं तो फिर आप ग्रिफिथ से कर सकते हैं। एटॉमिक फिजिक्स के लिए कंप्लीटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर बाइजर। मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर बाइजर की किताब आती है, आर्थर बाइजर, AURTHUR बाइजर, BIESER, आर्थर बाइजर। और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए कोई डेडिकेटेड बुक नहीं चाहिए, आपको बाइजर से ही मिल जाएगी, बाइजर में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। एक लास्ट रह गया है, एक लास्ट सब्जेक्ट आपका रह गया है, वो है वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। तो वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स फिर से इन्होंने 2 सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया एक ही सब्जेक्ट में। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, वो है AP फ्रेंच की किताब आती है, AP फ्रेंच की आप बुक फॉलो कर सकते हैं वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स के लिए पहली। और दूसरी किताब एक आती है NK बजाज, दोनों ही सेम लेवल की किताब है। फिर से वही चीज, आपको जिस किताब से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आप उससे पढ़िए। और ऑप्टिक्स के लिए 2 किताबें हैं, एक है यूजीन हैच और एक होती है अजॉय घटक।
आप इसको फॉलो करिए। इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे, यूजीन हैच इज मच बेटर देन अजॉय घटक, बट दोनों ही किताब बेस्ट हैं। बस आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको जो सही तरीके से समझ में आ जाए वही किताब आप फॉलो करिए, ठीक है। बुक्स के बारे में आई होप कि कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो भी किताबें मैंने बताई है आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई है, इस वेबसाइट पर जाके आप सारी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और किताबों को डाउनलोड करने के बाद आपको चेक करना है कि मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरे को कोई किताब चेंज करनी चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा और कोई किताब नहीं होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा आउटपुट मिले। तो गाइस देखिए, आपको बीएससी भी संभालना है साथ ही साथ, और आपकी एग्जाम में भी अच्छे रैंक आए। एक ही फंडा है, आपको जो बुक्स बताई गई हैं उसको थोरोली, कोई भी चीज़ छूट ही नहीं चाहिए। अगर आपके सिलेबस में ज़्यादा है, जैम के सिलेबस में वो चीज़ कम है, तो आप अपने सिलेबस का पढ़ लीजिए, जिससे कि जैम का अल्टीमेटली कवर हो जाएगा। या जो चीज़ जैम में ज़्यादा है आपके कॉलेज में नहीं है, तो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे इंट्रेंसेस आते हैं जो कि वो काम में आएंगे। जैसे अगर आप मतलब मैं तो नहीं चाहूँगा, लेकिन बाई चांस आपका आईटी जैम नहीं निकला तो कुछ और भी तो सोचेंगे ना आप, जिससे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकल जाए, बीएचयू का एंट्रेंस निकल जाए, जेएनयू का एंट्रेंस निकल जाए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकल जाए, जेस्ट और टीआईएफआर निकल जाए। तो ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन के लिए आपके पास कंसेप्ट ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर आपको दोनों चीज़ दोनों तरीके से संभालनी है। दूसरा, आपको ध्यान एक और चीज़ क्लियर रखनी है कि 4 to 5 आवर्स डेली तो करना ही पड़ेगा। कितना भी कुछ कर लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ, आपको अपनी स्टडी आवर्स 4 to 5 आवर्स डेली करना ही है। अगर आप ये नहीं करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, उल्टे सीधे चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपका नहीं हो पाएगा आईआईटी जैम। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी एडवाइस है। 4 to 5 आवर्स डेली अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे में, मोबाइल से थोड़ा दूर, या अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को कुछ स्टूडेंट होंगे सर आप बोल रहे हैं पीडीएफ डाउनलोड करो, आप कह रहे हैं मोबाइल से दूर। मोबाइल से दूर कहने का मतलब सोशल मीडिया से दूर, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कॉल्स ना आए, मैसेजेस ना आए बार बार। इसलिए उन सबको आपको जो है साइलेंट करके फिर पीडीएफ पढ़ना है। ये नहीं कि आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ऊपर मैसेज आ गया, फिर आप मैसेज का रिप्लाई करने लग गए। मोबाइल में करना है, मोबाइल लैपटॉप नहीं है, मोबाइल में ही करना है। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में करिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए। अगर नहीं है तो मोबाइल में करना है तो सारे जितने भी नोटिफिकेशन है सबको ऑफ करके पीडीएफ वाले ऐप पे जाके किताबों को पढ़ना है, ठीक है। तभी हो पाएगा। इफेक्टिव वे में प्रिपरेशन करनी है, कोई इधर से उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों में आपका बढ़िया आएगा। फिर एक अब लास्ट चीज आप पूछेंगे सर आपने बताया कि सेफ स्कोर, मतलब आपको टारगेट क्या करना है। देखिए, टॉप की जो 7 आईआईटीज हैं, जो कि टॉप 7 आईआईटीज कहने का मतलब ओल्ड आईआईटीज जो हैं, जो पूरी अच्छी तरीके से स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए आपको, अगर आप जनरल हैं तो 250 ऑल इंडिया रैंक तक रखना पड़ेगा। किसी भी टॉप 7 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 250 तक आपको रैंक रखनी पड़ेगी इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट। 350 तक आपको रखना पड़ेगा अगर आपको ओबीसी है तो। 450 to 500 तक अगर आपका है रैंक, अगर आप एससी हैं तो, और 500 to 700 रैंक है अगर आप एसटी हैं तो आपका टॉप 7 की आईआईटीज में कौन कौन सी टॉप 7 है? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर, कानपुर, और एक हो गया आपका मद्रास। ये 7 की 7 आईआईटीज में आपको एडमिशन के लिए एमएससी फिजिक्स में इतनी रैंक्स तो चाहिए। तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है, इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सब मैंने बता दिया है, कोई आपके पास डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो नीचे आप पूछ सकते हैं लिख के, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कैसे ज्वाइन करना है नहीं समझ में आ रहा है तो स्टोरी जो होती है यूट्यूब की स्टोरी, आप वो देख सकते हैं, पूरा स्टेप मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। नीचे उसका यूजर नेम दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन हो जाइए। कुछ रूल्स हैं गाइस कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। किसी भी चीज़ का लिंक आपको शेयर नहीं करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं शेयर करूंगा। ज़्यादातर मैं ऑफलाइन रहता हूँ, लेकिन जब भी कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है मैं वो शेयर ज़रूर कर देता हूँ। कोई लिंक वगैरह शेयर मत करिए, सिर्फ अपने डाउट्स पूछिए, डाउट्स की फोटो खींचिए और वहाँ शेयर करिए। स्टूडेंट्स आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को टाइट करिए, बुक्स के साथ पढ़िए, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, मटेरियल्स वगैरह पे, बुक्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी क्रैक करना होता है आपको जेस्ट और टीआईएफआर के लिए।
जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे क्रैक करना है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी एक ही वीडियो में। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपने लेक्चर्स भी अभी बनाने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, तो उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह समझने हैं तो। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके टाइट होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, तब तक गुड बाय, टेक केयर। क्या आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है IIT JAM का? क्या आपने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली है? लेकिन अब आपको एक बहुत ही बड़ा हर्डल नज़र आ रहा है, वो है टेस्ट सीरीज़ का। सो इसके लिए भी हम लोगों ने आप सभी के लिए सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। ज्वाइन करिए, आज ही ज्वाइन करिए अनअकैडमी चैंपियनशिप सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ है ये कंप्लीट, और ये हर संडे को टेस्ट होगा। इसमें हमने फिजिक्स के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दिस टेस्ट। डू ज्वाइन दिस अनअकैडमी चैंपियनशिप सीरीज एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एक्सेस योर प्रिपरेशन इन अ वेरी इफेक्टिव वे। आज ही ज्वाइन करिए। लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब कम्युनिटी टैब दोनों में ही अवेलेबल है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस सीरीज and don't forget to download Unacademy learning app for easy access to your tests. So get your preparation done in a very easy way.